मेरा देवर शादी से पहले ही अपने होने वाली दुल्हन को घर बुला लेता। मुझे कुछ पैसे थमाकर वह खामोश करवा देता और उस लड़की को कमरे में ले जाता। मैं बाहर बैठकर पहरा देती। लेकिन एक रात कमरे में कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगी। मैं भी शादीशुदा थी, सब कुछ समझती थी। मैं खामोशी से बैठी रही, मगर कुछ देर बाद मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरा देवर तो, छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया। मैं चीख चीख कर दुहाई देने लगी, लेकिन किसी ने मेरी एक ना सुनी। लेडी कांस्टेबल मुझे ज़बरदस्ती खींच रही थी और देखने वाले मुझ पर लानत कर रहे थे। यह वो औरत है जिसने अपने देवर के साथ मैंने अपने देवर के साथ कुछ भी नहीं किया। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। मुझे अपनी मौत साफ दिखने लगी। मेरे पास कोई गवाह, कोई सबूत नहीं था। मुझे आराम से फांसी हो सकती थी। मैंने अपनी रोती पीटती छोटी छोटी दो बेटियों की तरफ देखा, जो भी 4 साल की थी, जिन्हें दुनिया का कुछ पता नहीं था। वह मुझे देखकर रोने लगी और मेरे दिल में कई तरह के ख्याल आने लगे कि मैं अपनी बेटियों की शक्ल कभी देख पाऊंगी। उससे पहले ही लेडी कांस्टेबल कहती है, चुप कर झूठी औरत, एक कत्ल करती है और ऊपर से शोर मचाती है। एक भारी मर्दानी आवाज़ के साथ जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर पड़ा और मेरा पूरा मुंह घूम गया। मेरा चेहरा सुन्न हो गया। ना जाने वह औरत थी या कोई जंगली भैंस। मेरा रोना फौरन बंद हुआ। जिंदगी में पहली बार लेडी पुलिस से वास्ता पड़ा था, और वह भी 5 फीट की 7 इंच की भारी भरकम औरत से। उन्होंने मुझे पूरे मोहल्ले के सामने पुलिस में हिरासत लिया। मेरी बच्चियों ने जोर जोर से चीखना शुरू किया, जिससे मोहल्ले की एक औरत ने पकड़ के रखा था। वह दोनों माँ माँ चिल्ला रही थी, जबकि मेरा वजूद ढीला पड़ गया, यूँ जैसे मेरे जिस्म से जान निकल चुकी थी। इतनी जिल्लत और रिसवाई का कभी मैंने तस्वर भी नहीं किया था। लोग मुझे नफ़रत की निगाहों से देख रहे थे। कुछ तो खुलेआम मुझे बुरा बुरा कह रहे थे, जबकि कुछ चुपके चुपके मेरी तरफ इशारा करके कह रहे थे कि तौबा तौबा, कैसी औरत है जिगर है इसका, कैसे एक मासूम इंसान की जान ले ली। ऊपर वाला माफ़ करे, आजकल तो अपनों पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। जाने लोग क्या क्या बोल रहे थे, और मेरा दिमाग बहुत बुरी तरह से उलझन में था। लेकिन मुझे अपनी बेटियों की फिक्र थी। मैं अपने देवर से बहुत मोहब्बत करती थी, मगर मैं उसकी जान कभी भी नहीं ले सकती थी। उसने तो मेरी ज़िंदगी में मुझे सुकून दिया था, और अब मरने के बाद भी मेरी ज़िंदगी अजाब बन गई थी। मेरा देवर बाकी मर्दों की तरह नहीं था, वह कुछ ज़्यादा ही अच्छा था। यही वजह थी कि मैं दिल ही दिल में उससे मोहब्बत करती थी। मैं सोचती थी कि मेरा पति ऐसा क्यों नहीं है। मेरे घर वालों ने मेरी शादी अपनी तरफ से एक अच्छे इंसान से की थी। वह अच्छा एक इंसान किस कदर बुरा था, ये सिर्फ मैं जानती थी। शादी की पहली रात ही उसने मुझ पर हाथ उठाया था, क्योंकि वह नशे में था, और शायद पहले दिन एक कमज़ोर औरत पर हाथ उठाकर वह अपनी धाक बैठाना चाहता था। वह बार बार मुझसे यही पूछ रहा था कि बताओ, आज तक कितने मर्दों के साथ तुम्हारा चक्कर रहा है। सब कुछ मेरे लिए इतना भयानक था कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। मैं डरी सहमी उसकी मार खाती रही, क्योंकि मुझे मेरी माँ ने समझा कर भेजा था कि आप ससुराल में मर कर ही वापस आना, कभी अपने ससुराल को मत छोड़ना। जो माँ अपनी बेटी को ऐसी नसीहत करके भेजती है और ये कह दे कि तुम्हारा पति तुम्हारे साथ जो भी करे, कभी यहाँ आकर मत बताना, भला तब एक लड़की क्या कर सकती है सिवाय रोने के और सर झुकाकर मार खाने के। यही सब मेरे साथ हुआ था। इन्हें पहले मारपीट की और फिर मुझे अपनी गलत किरदार बीवी समझते हुए मुझ पर भरपूर जुल्म किया। मेरा अंग अंग दर्द कर रहा था। टूटे हुए जिस्म के साथ मैं लेटी रही। सुबह उठी तो जिस इंसान ने आगे बढ़कर मेरी तकलीफ़ कम करने की कोशिश की, वह कोई और नहीं बल्कि मेरा देवर था। मैं एक तरफ बैठी बहुत रो रही थी और पति नशे में धुत सोया हुआ था। अब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं घबरा गई। दस्तक जारी रही। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अपने जख्मों को छुपा लूं। फिर पहली रात जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने दरवाज़ा नहीं खोला, तो देवर ने आहिस्ता से कहा कि भाभी घबराइए मत, मैं सब जानता हूं कि आपके साथ क्या क्या हुआ है। प्लीज़ दरवाज़ा खोले। भाई 20 घंटे से पहले नहीं उठेंगे। मुझे अपनी मरहम पट्टी करने दो। यह सब सुनते ही मैं तो फूट फूट कर रोने लगी थी, और फिर मुझे डरते हुए उठकर दरवाज़ा खोला। बाहर 20 साल का एक नौजवान सा लड़का खड़ा था। उसकी आंखों पर, चेहरे पर सिर्फ परेशानी थी। जब उसने मेरे जख्मों से सना चेहरा देखा तो उसकी आंखों में बहुत पानी आ गया। वह फ़ौरन बोला, मुझे माफ़ कर दो भाभी, मैं वक्त पर पहुंचकर आपको बचा ना सका। भाई तो नशे में इंसान नहीं रहता, ऊपर वाले से यही इंतज़ार है कि वह उसे सुधार दे। आप अपने जख्मों पर यह दवा लगा ले और अपने कपड़े बदल लेना। जब भाई का नशा उतरेगा
तब उसे एहसास होगा कि उसने आपके साथ क्या क्या किया है। मैंने खामोशी से देवर के हाथ से दवा ले ली और दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने कपड़े बदले और मुंह धोने के लिए जब पानी चेहरे पर डाला तो ऐसे लगा कि किसी ने मेरे जख्मों पर नमक छिड़क दिया हो। इतनी जलन थी कि क्या बताऊं। मेरी आंखों से बस आंसू बहने लगे और मुझे मेरी माँ की बातें याद आने लगी। 5 बेटियां और बेटा ना होने से माँ को पत्थर का बना दिया। बाबा ने भी सारी उम्र माँ पर बहुत जुल्म ही किया था। मैंने कभी शिकायत नहीं की, कभी अपने मायके वालों को नहीं बताया। तभी उसने शादी के वक्त मुझे भी यही बातें बताई। मेरा रिश्ता भी बाबा ने देखा था और आज वह लोग मुझे शादी करके आज़ाद हो गए थे। अब मैं अपने पति की जागीर थी। वह मुझे जिंदा रखता या मारता, मेरे वह घर वालों को उससे कोई फ़र्क ना पड़ता। कुछ देर बाद देवर हल्दी वाला दूध लेकर आया, जिसे पीकर फर्श पर ही एक तरफ लेटे लेटे मैं सो गई। नींद तो सूली पर आ जाती। मैं तो वैसे भी रात पर जागी थी और मुझे भी नहीं पता चला, पर अचानक अजीब सा एहसास हुआ। मैंने देखा तो पति मेरे ऊपर झुका हुआ था। वह मुझे ऐसे देख रहा था जैसे उन्होंने कोई चीज़ देख ली हो। मेरे मुंह से चीखें निकलते निकलते बच गई और मैं घबरा कर पीछे हो गई। यह सब किसने किया? पति ने आगे बढ़कर मेरे चेहरे को छुआ। वह रात वाले इंसान से बिल्कुल अलग था। मैं उसे देखने लगी। उसके चेहरे पर रात वाली शक्ति कभी नहीं थी, बल्कि उसकी आंखों में दुख और अफसोस भरा हुआ था। यह मुझे बाद में पता चला था कि पति थोड़ा दिमागी मरीज था और नशा भी करता था, और नशे की हालत में उस पर जुनून सवार हो जाता और वह किसी को ना बख्शता। लेकिन नशा उतारने के बाद वह बिल्कुल नॉर्मल इंसान बन जाता। जाने मेरी किस्मत कैसी थी कि मुझे ऐसे इंसान को झेलना था। उस वक्त पति ने मेरे जख्मों से भरे जिस्म पर मरहम लगाई और उस दौरान मुझसे माफ़ी मांगता रहा। उसने मेरी खूब तारीफ भी की। वह काफ़ी शर्मिंदा नजर आ रहा था। मुझे लगा यह पहली और आखिरी बार था, पर ऐसा नहीं हुआ। जब पति नशा करता तब तक मेरा जिस्म उसके कहर का शिकार बनता। अक्सर देवर मुझे पति से जुल्म से बचाता। आखिर कब तक? मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत तंग आ चुकी थी। देवर मेरी उम्र का था। वह अच्छा इंसान था। उसमें हमदर्दी और इंसानियत फूट फूट कर भरी थी। वह अपने भाई से बिल्कुल भी राज़ी नहीं था और अपने भाई से इस रवैये से नफरत करता था। नशे से वह कोसों दूर रहता था और सबकी इज्जत करता। उसे देखकर मुझे ऐसा एहसास होता कि मुझे देवर जैसा इंसान चाहिए। मेरे पति ने नशा छोड़ने के हज़ारों वादे किए, पर एक भी वादा पूरा ना हो सका। वह कमाता भी कम था। जितना कमाता नशे में उड़ा देता, जबकि देवर बहुत अच्छा कमाता। उसी के पैसों से घर चलता। शादी के 6 महीने बाद ही मैं पेट से हो गई। पति और देवर दोनों बहुत खुश थे। पति की यही खुशी तब तक कायम रहती जब तक वह नशे में नहीं होता, जो कि मेरा देवर पति से ज़्यादा मेरा ख्याल रखता था। वह मुझे घर के कामों में नहीं करने देता। बाहर से खाना ले आता, खुद बर्तन धो लेता, वह मेरे लिए फल फ्रूट लेकर आता। देवर को देखकर मुझे हसरत घेर लेती कि काश मेरा पति मेरे देवर जैसा होता, पर होता तो वही है जो किस्मत में लिखा होता है। मेरी सोच थी ना तो देवर जैसा पति मुझे मिल सकता था और ना ही मैं किस्मत की इतनी अमीर हो सकती थी। जब पति अपने असली रूप में आता तो वह यह भी ना देखता कि मैं किस हालत में हूँ। वह मारना पीटना शुरू कर देता। देवर होता तो वह मुझे बचा लेता, और जिस दिन वह घर पर ना होता उस दिन मेरी जान पर बनाती। वह मेरी रक्षा करने वाला था, जो मुझे मेरे ही पति से बचाता था। और फिर शादी के 1.5 साल जो मैंने तकलीफ़ों से गुजारे, उसके बाद मैंने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। मैं डर चुकी थी कहीं मेरा पति बेटियों को कोई नुकसान ना पहुंचाए, या बेटियों की वजह से मैं उसके जुल्म का निशाना ना बन जाऊं, बल्कि वैसे ही जैसे कि मेरी माँ ने बेटी पैदा होने पर मेरे बाप के जुल्म का शिकार होती थी। मैं अस्पताल में लेटी यही सोच रही थी। मेरा देवर दोनों बच्चों के साथ प्यार कर रहा था। वह कह रहा था कि दोनों बच्चियां बिल्कुल गुड़िया जैसी है। मेरे पति का कुछ देर पहले ही देवर को फ़ोन आया था कि मेरे आने से पहले दोनों बच्चों को वहाँ से गायब कर दे, क्योंकि वह बेटियों का सुनकर बहुत नाराज़ था। इस वक्त मैंने बहते आंसू से अपने ऊपर वाले से दुआ की कि काश मेरा पति कभी ना आ पाए, मेरी बेटियों को नुकसान ना पहुंचा पाए। कभी कभी दुआएं फ़ौरन कबूल हो जाती है। उस वक्त शायद ऊपर वाला मेरी बात सुन रहा था और मेरे पति जिन लोगों से नशा लेते थे उनके हाथों ही मारे गए। ये खबर सुनकर मैं हैरान हो गई। मेरा दिल रो रहा था। मेरी बच्चियाँ दुनिया में आते ही यतीम हो गई थी। हमारा अब कोई सहारा नहीं बचा था, पर मैं शुक्र कर रही थी उस ऊपर वाले का। ऐसे जालिम इंसान से मेरी जान छूट गई। मेरी बच्चियां आज़ाद हो गई थी। उन्हें कभी भी किसी खौफ में जीना नहीं पड़ेगा। वक्त गुजरने लगा। देवर ने मेरी और बच्चियों की पूरी जिम्मेदारी ले ली। वह हमें किसी चीज़ की कोई कमी ना आने देता।
मैं बहुत ही खुश थी। ज़िंदगी में पहली बार मैं दिल से मुस्कुराने लगी थी। मेरा देवर मेरी बेटियों को ऐसे प्यार करता जैसे वह उसी की बच्चियां हों। वह खाली वक्त में उनसे खूब खेलता। वक्त गुजरने लगा था। 1 साल गुजर गया। उस 1 साल में मैं एक भी बार रोई नहीं थी। मुझे पति की एक बार भी याद नहीं आई। मेरी सेहत अब अच्छी होने लगी थी। मैं ऊपर वाले का दिन रात शुक्र अदा करती कि ऊपर वाले ने देवर को हमारा सहारा बनाकर भेजा है, वरना मैं डर डर की ठोकरें खा रही होती। पर कभी कभी दिल डर भी जाता कि जब देवर की शादी हो जाएगी तब क्या होगा। ये सोचकर दिमाग में ख्याल आते ही मैं बेचैन हो जाती। मैं खूब बन ठन कर रहने लगी। मैं चाहती थी कि देवर मुझसे शादी कर ले, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन देवर ने कहा कि वह शादी करना चाहता है। मेरा दिल धक धक करने लगा। मुझे लगा शायद उसके दिमाग में मेरा ही ख्याल आया हुआ है। पर जब उसने मोहल्ले की किसी लड़की का जिक्र किया तो मेरे अंदर कांच की तरह कुछ टूट गया। मैंने पति के बाद देवर के साथ 3 साल गुजार दिए। उसने कभी मुझे गलत नज़रों से नहीं देखा था और ना ही मैंने उसे कभी किसी लड़की की तरफ दीवाना होते हुए देखा। फिर अचानक लड़की कहाँ से आ गई। मैंने एक लंबी सांस ली। बिना देखे ही मुझे उस लड़की से जलन हुई, लेकिन फिर देवर के चेहरे पर खुशी देखकर मजबूर हुई। मुझे भी दांत निकालकर मुस्कुराना पड़ा। क्या करती, इतनी बेशरम भी ना थी कि खुद कहती कि मुझसे शादी कर लो। वह भी 2 बच्चियों की माँ से किस मुंह से कहती। देवर ने मुझसे रिश्ता लेकर जाने का कहा और मैं देवर की खुशी के लिए मोहल्ले की एक औरत को साथ लेकर रिश्ता लेने के लिए पहुंच गई। जब मैंने लड़की को देखा तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि देवर अचानक पागल क्यों हो गया था। वह लड़की बहुत ही खूबसूरत थी, हाथ लगाए मैली होती। उसे देखकर मुझे अजीब से जज्बात हो रहे थे। एक तरफ मेरे अंदर की औरत कभी सर उठाती तो दूसरी तरफ भाभी जाग उठती, जिसका फर्ज अपने देवर का घर बसाना था। लड़की वालों ने हाँ कर दी। देवर का रिश्ता भी पक्का हो गया था। अब वह बहुत खुश था। इसी खुशी में उसने मुझे और बच्चों को शॉपिंग करवाई। मैं सारा वक्त यही सोचती रहती कि देवर की जब शादी हो जाएगी तो मेरा और बच्चों का क्या होगा। अक्सर ये सोच सोच कर मेरे सर में दर्द होता। ये देवर मुझे देखकर परेशान होता और कहता कि सब ठीक हो जाएगा। मैं शादी के बाद भी बच्चों का ऐसे ही ख्याल रखूंगा। एक दिन देवर घर पर ही था। उसने अपने कमरे की अच्छे से सफाई करवाई और नहा धोकर तैयार हो गया। वह जैसे किसी का इंतजार कर रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। देवर गया और जब वापस आए तो उसके साथ उसकी मंगेतर भी थी। मैं उसे देखकर हैरान रह गई। वह कहने लगा, भाभी आज का दिन ये मेरे साथ गुजारेगी। आपको पैसे रख लो, कुछ चाहिए हो तो बता देना। देवर ने मुझे पैसे थमा दिए और अपनी मंगेतर का हाथ पकड़कर कमरे में चला गया। पहले तो मुझे शर्म ने इजाज़त ना दी कि बिना शादी के साथ रहना शरीफ लोगों का काम नहीं था, लेकिन क्या करती, मेरा तो सारा घर ही देवर पर चल रहा था। ऊपर से उसने पहले ही पैसे मेरे हाथ में थमा कर सही कसर पूरी कर दी थी, वरना दिल तो मेरा चाह रहा था कि उस लड़की को धक्के मार कर देवर के घर से निकाल दूं, जो मुझे मेरे देवर से छीन रही थी। मुझे हैरानी भी थी कि देवर तो शरीफ लड़का था, फिर वह शादी से पहले अपनी मंगेतर के साथ ऐसे ताल्लुक़ कैसे कायम कर सकता है। फिर वह कैसी बेबाक और बेशर्म लड़की है जो उसके बुलाने पर दौड़ी चली आती है। वक्त गुजरता गया और ये सिलसिला शुरू हो गया। देवर उसे लेकर घूमने फिरने चला जाता। देवर अभी भी मुझसे और बच्चों से उतना ही लगाव रखता था, पर मैं ऐसी ज़िंदगी तो जीना नहीं चाहती थी जो वह लड़की देवर के साथ जी रही थी। 1 साल कैसे गुजर गया कुछ पता ही ना चला। अब देवर की मंगेतर से मुलाकात कम होने लगी। वह अक्सर आती तो देवर घर पर ना मिलता। देवर अब उससे उखड़ा उखड़ा रहने लगा। एक दिन वह आई तो दोनों की खूब बहस हुई। मुझे लड़की की आवाज़ आ रही थी जो कह रही थी कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वह गुस्से में थी और फिर चली गई। तकरीबन महीने बाद वह लड़की फिर आई और देवर के कमरे में चली गई। मैं भी खुश थी, दोनों में अनबन हो गई। उसमें मेरा फ़ायदा था। दोपहर का वक्त था, जाने कैसी मेरी आंख लग गई। मैं उठी तो सोचा जाकर देवर को देखती हूँ। मैंने देवर का दरवाज़ा खोला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। कांच का टुकड़ा देवर के सीने में घुसा हुआ था, जिससे खून निकल रहा था। मैंने भागकर टुकड़ा निकालना चाहा, मगर मेरे हाथों पर खून लग गया और मेरे हाथ उसके खून से रंग गए। और तभी वह लड़की अंदर से आई और उसने शोर मचा दिया। पूरा मोहल्ला ही इकट्ठा हो गया और वह रोने लगी, कहने लगी, भाभी ने देवर का कत्ल कर दिया। किसी ने मेरी बात पर यकीन ना किया और अब मैं सलाखों के पीछे बैठी अपनी किस्मत को कोस रही थी, जब मुझे एक लेडी कांस्टेबल पकड़कर
एसपी के पास ले गई। वहाँ भी पुलिस ऑफिसर को देखकर मैं हैरान रह गई। वह भी मुझे अपने सामने देखकर हैरान और परेशान था। वह मेरा दूर का रिश्तेदार था जो भूले भक्ते मुझसे प्यार करता था और शादी करना चाहता था, पर पापा ने इनकार कर दिया। अब यहाँ बहुत तेजी से मेरी तरफ बढ़ा और मैं उसे देखकर ही खूब जोर से रो पड़ी और फिर उसे सारी कहानी सुनाई। उसे सुनकर उसे अफसोस हुआ कि मैं विधवा हो चुकी थी। उस कहानी को सुनकर उसे बहुत अफसोस हुआ कि मैं विधवा हो चुकी थी, बल्कि उसने अभी तक शादी नहीं की थी। उसने मुझे यकीन दिलाया कि वह मुझे इंसाफ जरूर दिलाएगा। उसने देवर की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और फिर रिपोर्ट और तहकीकात के मुताबिक देवर की मौत को 2 घंटे गुजर चुके थे। उसके हाथ में उसकी मंगेतर का बाल था। उसने ही देवर का कत्ल किया था, क्योंकि वह यह सुनने के बाद बर्दाश्त नहीं कर पाई कि देवर ने उसका इस्तेमाल करके अब शादी से इनकार कर दिया। वह खूब रोई और फिर कहने लगी कि मैं अपना सब कुछ उस पर वार दिया और खुद को पूरे तौर पर उसके हवाले कर दिया, मगर जब उसका मुझसे दिल भर गया तो उसने मुझे छोड़ दिया। मुझे यह सब सुनकर बहुत दुख हुआ कि न जाने उसने गलत क्यों किया था या सही किया, पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मैं रिहा होकर अभी बच्चों के पास आ गई। देवर भी ना रहा। अकेली औरत का 2 बच्चों के साथ गुजारा मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता। कई महीनों बाद मुझे वही पुलिस ऑफिसर जो मेरा रिश्तेदार था मुझसे मिलने आया और उसने इज्जत से शादी की ख्वाहिश जाहिर की, जो मैंने स्वीकार कर ली थी। इतनी मुश्किल सहने के बाद अब मेरे अच्छे दिन आ गए थे, तो मैं इनकार कैसे करती। हर मुश्किल के बाद आसानी और खुशियाँ जरूर होती है। आज समझ में आ गया था। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा।